हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की यूनिट 1। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाल दी है। अब ये है, मैंने वैसे क्लियर भी कर दिया है कि जो पहले की हैं, यानी पहली 5 यूनिट ऐसी हैं जो कि आपके एस्टेट आल टीजीटी पीजीटी में काम आएंगी, क्योंकि अब जो बनते हैं पेपर वो बड़े ही गहराई वाले बनते हैं। और जो एस्टेट के अभ्यर्थी हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि आप क्या है 5 यूनिट नेट वाली ही पढ़ो तो ही अच्छा, क्योंकि एस्टेट का पेपर बड़ा ही गहराई से पूछा जाता है। अगर आपने पहले दिया है, अगर आपने पहले नहीं दिया है, पहली बार दे रहे हैं, तो एस्टेट का पेपर गहराई से आता है। इसलिए आप 0 से लेकर 100 तक ज़रूर तैयारी करें। अब दूसरी बात ये है, ये क्रमबद्धता तब चलेगी जब आपका क्या है प्रति उत्तर आएगा, मतलब आपका रिस्पॉन्स आएगा। नहीं तो भाई मैं भी क्या पूरे यूट्यूब में आपको देखते हैं प्रश्न उत्तर खेलते रहते हैं। इसलिए बोलती हूँ कि प्रश्न उत्तर खेलते रहते हैं, मतलब कि कहीं जो महत्वपूर्ण प्रश्न वही 150 प्रश्न बार बार मेरे बहन, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 200 प्रश्न वही रिपीट होते जाते हैं। और उनमें से आपके मतलब कि बार बार, लेकिन उनसे तैयारी तो नहीं होती है। आपका एक बेस है, जो आधार है वो नहीं बन पाता है। अगर मैं सोच रही हूँ कि आपको क्रमबद्धता से तैयारी करवाऊँ ताकि आपका जो है आधार भी मजबूत हो जाए और परीक्षा में आपको ये लगे कि हाँ मेरी 100 यानी 100% तैयारी है। ठीक है, तो मैं इसकी शुरुआत करती हूँ। शुरुआत करने से पहले अगर आप टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आपको टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की जानकारी दी जाती है। तो हम शुरुआत करते हैं। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपके पेड होंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बाद में नाराज़ हो जाते हैं कि मैम आप पैसे लेती हो। भाई मैं निःशुल्क पढ़ा रही हूँ, तो ऐसे कोई बैच पढ़ाता भी नहीं। ये अलग है, मैंने बता दिया ना कि प्रश्न उत्तर खेलते रहते हैं, वहाँ आपको खेलने में मज़ा आता है। आपको क्रमबद्धता चाहिए तो आप इस चैनल पर मैसेज जरूर करें। आज जितने भी देखेंगे सभी मैसेज करेंगे, नहीं तो फिर मैं भी प्रश्न उत्तर ही खेलती रहूँगी। ठीक है, अब ब्रंश अवट और पुरानी हिंदी का संबंध पढ़ेंगे हम। अगर अधिक जानकारी से जानना है, गहराई से जानना है, तो इससे पहले वाली वीडियो भी आप अवश्य देख लेना। इसे देखने के बाद अवट अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं की योजक कड़ी रही है। मतलब जो अपभ्रंश है, अवट है, ये आधुनिक आर्य भाषाओं की कड़ी रही है। अब आधुनिक आर्य भाषाएं कौन सी थी वो मैंने पिछली वीडियो में करवाई है, वो जरूर देखना। ठीक है, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा। ये 3 भाग है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, जो आज हम कोशिश करेंगे कि आधुनिक पढ़ेंगे। ठीक है, रहेंगे। इससे संधिकाल भाषा भी कहते हैं, इसे देसी भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्या है, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं बताऊंगी। देखो, संस्कृत है पहला नंबर पे। संस्कृत जो हमारी नानी बोली जाती है। एक प्रश्न पिछली बार बताया था, मैं हर वीडियो में बताऊंगी क्योंकि ये बनता है संस्कृत। उसके बाद आती है आपकी पाली। ठीक है, ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है। फिर आती है आपकी प्राकृत। ठीक है, प्राकृत के बाद आती है आपकी अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद आती है आपकी अवट, और फिर आती है आपकी हिंदी, ऐसे आती है। ठीक है, तो अब क्या है, ये हो गई आपकी अपभ्रंश और ये हो गई आपकी हिंदी। बीच में कौन सी हो गई आपकी अवट। ठीक है, राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि इससे ऐसा ही लिखा जाता है। ठीक है, इसे साफ राइटिंग नहीं आती है। तो ये आपकी अवट है। तो अवट क्या है, इन दोनों को जोड़ रही है, अपभ्रंश को और हिंदी को जोड़ रही है। अपभ्रंश और हिंदी को जोड़ रही है कौन, अवट जोड़ रही है। ठीक है, ऐसी इसे देसी भाषा भी कहा जाता है। अब अवट को देसी भाषा क्यों कहा जाता है, देखो हिंदी जो हमारी भाषा है, अगर हम शुद्ध रूप में बोलें, बिल्कुल शुद्ध बोले, मैं भी नहीं बोलती हूँ शुद्ध, क्योंकि भाई मेरे ऊपर भी ग्रामीण जो है, ग्रामीण क्षेत्रता का प्रभाव है। बचपन से हम गांव में रहे तो ये है प्रभाव सब में होता है और मेरे ऊपर भी है। ठीक है, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, कई बार क्या हो जाता है ये ऊपर नीचे। तो ये क्या है, हम यहाँ पढ़ रहे थे,
तो इसमें देसी भाषा क्यों कहा जाता है, मैं ये बता रही थी आपको। तो देसी भाषा जो क्षेत्रीय जो शब्द होते हैं, यानी जो ग्रामीण शब्द होते हैं, जिसमें क्या निरक्षर भी बोलते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा अब हमारे और हमारे जो बुजुर्ग बोलते हैं उनकी घर घर में भी भाषा क्या है अलग हो जाती है, थोड़ा बहुत बदलाव जरूर होता है और आपको देखने में को मिलता है। लेकिन जब हमारे जो बच्चे हैं भले वो छोटे हैं तो उनकी भाषा और शुद्ध मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि ये क्षेत्रीयता का प्रभाव है। तो अवट है, इसमें क्या है निरक्षर लोगों की ये भाषा थी, मतलब जो जिनको साक्षरता यानी जो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी थी। और जो हिंदी है, जो साहित्यिक हिंदी जिसे आप बोलते हो शुद्ध हिंदी, तो उसमें क्या है पढ़े लिखे जो अच्छे पढ़े लिखे बोलते हैं। अब ये कहोगे मैम हम तो बोलते हैं, हम बात में बहुत सी हरियाणवी बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, जो भी क्षेत्र है। आपने बहुत बड़े उदाहरण दूंगी, जैसे खान सर है, उनके बहुत अच्छे मतलब कि उनकी पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब कि मैं उनका परिचय दूँ, वो अपनी पहचान के खुद ही मोहताज है भाई। लेकिन आपने उनकी क्लास देखी मैंने तो देखी है, तो वो क्या बहुत ही बिहारी के शब्द बोलते रहते हैं, उनकी भाषा भी शुद्ध नहीं है। तो वो क्या है हमारे क्षेत्रीयता का प्रभाव है। तो इसी प्रकार अवट क्या है, ये देसी भाषा कहा गया। ये उदाहरण के लिए लिया है, ये बात भी कहूँ मैम बातें कर ली, तो ये एक उदाहरण के द्वारा आपको बताया जा रहा है। भाषा विज्ञान के विद्वानों ने अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप अवट से हिंदी का आरंभ माना है। अब क्या है, हिंदी का आरंभ कहाँ से हुआ? पहले अवट आई। अब जैसे अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ। अब अपभ्रंश क्या है, जैसे बिगड़ते बिगड़ते भाषा क्या है अवट, और अवट फिर क्या है हिंदी आई हमारी। तो ये नहीं हमारा जो अंतिम जो रहा है, वैसे भाषा का कोई अंतिम वो नहीं होता है, क्योंकि भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, कभी अंतिम छोर नहीं होता। आप कहोगे मुझे बिल्कुल 100% ज्ञान है, तो ये क्या है किसी कोई भी कहे वो उसका वहम है, किसी को भी 100% ज्ञान नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं हिंदी के एक विद्यार्थी हूँ, और विद्यार्थी बनकर रहते हैं तो हम पूरी जिंदगी भर सीखते रहते हैं। अब क्या है रामचंद्र शुक्ल के कथन में देखेंगे आप, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। अब प्राकृत देखिए, प्राकृत की जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पाली के बाद प्राकृत आई थी, जिसमें जैन ग्रंथ लिखी गई थी। तो ये प्रश्न भी बनता है कि पाली में लिखे गए थे आपके बौद्ध ग्रंथ जो कि जो क्या है विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक है। ये किस में लिखे गए थे? पाली में लिखे गए थे। अब है जैन जो ग्रंथ थे जो इसमें लिखे गए थे प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ये प्रश्न भी बनता है, और ये प्रश्न सिर्फ हिंदी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपके सामान्य ज्ञान यानी जीके के लिए भी महत्वपूर्ण है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता, ऐसे दोहा या दुआ कहने से अपभ्रंश या विचलित काव्य भाषा का मतलब काव्य भाषा। अभी काव्य भाषा क्या है, जैसे आप दोहे लिखते हो तो उसमें काव्य भाषा, काव्य मतलब एक जो लय के द्वारा, जैसे गजल है आपकी, ठीक है, कविता है, गजल है, कविता है, तो ये क्या है काव्य भाषा है। इनको छोड़कर मतलब जिसको लय के द्वारा गाते हैं वो हमारी काव्य भाषा होती है। बाकी जितने भी जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास मैंने आपको बता रखा है, गजल और कविताओं को छोड़कर यानी जो लय के द्वारा नहीं गाई जाती, बाकी सारी गद्य में आती। तो ये रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, यानी प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य का आगमन, आविर्भाव मतलब आगमन हुआ। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, गाथा मतलब कथा, गाथा जैसे धुआ या धुआ कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का, यानी काव्य भाषा की शुरुआत दोहा धुओ से हुई थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपभ्रंश की प्रवृत्ति रूप अवट को ही पुरानी हिंदी माना जा सकता है। अब क्या है चंद्रधर शर्मा, आपने चंद्रधर शर्मा को भाषा में बहुत से प्रश्न बनते हैं, इनको ध्यान से देख लेना और सुन लेना। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं कि अपभ्रंश के प्रवृत्ति रूप यानी अपभ्रंश का जो बाद का रूप है वो अवट का ही है, और इसे ही अवट को ही पुरानी हिंदी माना जा सकता है। यानी अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अब कुछ रचनाएं देख लीजिए। अब ये रचनाएं आपके साहित्य में भी पढ़ोगे आप, और व्याकरण में भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये बड़े ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, देखेंगे आप। संदेश रासक उक्ति व्यक्ति प्रकरण।
अब संदेश राशक किसकी है, ये बहुत बार पूछा गया है, अब्दुल रहमान की है। उक्ति व्यक्ति का प्रकरण दामोदर कवि। वर्ण रत्नाकर किसके, ज्योतिश्वर ठाकुर की है। अब इसकी मैंने एक ट्रिक बना रखी है, ठीक है। अब आप ये पढ़ते हो भाई ये इसकी है वो इसकी, तो कुछ क्या है लॉजिक से भी पढ़ा करो। अब आपको वर्ण पढ़ रहे हैं, ठीक है, और अचानक से लाइट चले जाए तो क्या है, आप कैसे पढ़ोगे। वर्ण पढ़ने के लिए ज्योति की आवश्यकता होती है, ठीक है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर, ठीक है। अब कीर्तिलता है, ये आपको पता है, ये किसकी, विद्यापति की है। और पृथ्वीराज रासो सबको पता है किसकी है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो ये है चंद्रबरदाई की। प्राकृत पेंगलम, मैं डेली आपसे 2 प्रश्न पूछूंगी। प्राकृत पेंगलम किसकी रचना है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी इसको। विद्यापति ने देसी वचन व अवट को माना है। अब देखो इसको वेरी वेरी IMP लगा लेना, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अब कुछ अभ्यर्थी इसको रटते हैं, आज के बाद इसको आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे, ये मेरा दावा है। देसिल भैना सब जन मिठा, तैतरसन जपो अवट्टा। अब देखो आप, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताऊंगी। जैसे कि मान लीजिए आप कोई रास्ते में जा रहे हो या आप कोई व्हीकल चला रहे हो, तो आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी टकरा जाते हैं या कोई ऐसा छोटा मोटा हादसा हो जाता है, तो वो क्या है, सामने वाला आपको गाली देने लगता है, वो मतलब कि अनाप शनाप की बातें करता है, तो वहाँ जो आसपास के लोग, आपको भी गुस्सा आ जाता है। अब क्या है, आसपास के लोग आपको यही कहेंगे, भाई तुम तो रहने दो, आप तो पढ़े लिखे हो, ये तो फिर भी है, आप तो पढ़े लिखे हो। ये बात कई बार आपने सुनी होगी। तो मतलब कि ये एक इसका इसी लॉजिक से मैं आपको बताऊंगी, कहीं आपको लगे कि मैडम बातें करने लगी, तो देखो ये कहेंगे आप पढ़े लिखे हो। तो जो पढ़े लिखे होते हैं, जो साक्षर होते हैं, उनकी भाषा में बड़ा मिठास होता है। आपने कई बार देखा होगा कि आपने वो हो भाई बड़ा अच्छा बोलता है, तो यही कि देसिल बहना सब जन मिठा, यानी मीठा मीठा कौन बोलता है, जिसके पास विद्या होती है, विद्या रूपी धन होता है, वो लोग क्या मीठा मीठा बोलते हैं। क्योंकि भाई देखो हमने किताबों से हमें बहुत सी चीज़ सीखते हैं, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना, एक इंसानियत की भावना सीखना, ये सब हम किताबों से ही सीखते हैं। तो जब भी हम मीठा मीठा बोलते हैं, कौन से शब्द कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, इनका भी हम ध्यान रखते हैं। किसके द्वारा सीखा हमने, विद्या से ही सीखा है। तो जो विद्या, जिसके पास विद्या होती है वो मीठा मीठा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अवट का प्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने कहा है कि एक एक वीडियो आपको नंबर दिलाने वाली वीडियो डालूंगी, लेकिन ये तब डालूंगी तब जितने भी आप कमेंट करोगे। आप वीडियो देख लेते हो, बताते नहीं हो, अब मेरा हौसला कैसे बढ़ेगा, नहीं तो फिर मैं दूसरे टॉपिक पर ले आती हूँ। ऐसे क्या है, आपका जो क्रमबद्धता है वो टूट जाती है। अगर क्रमबद्ध क्लास चाहिए तो आपको कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। तो अवट शब्द का प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वर्ण पढ़ने के लिए ज्योति की आवश्यकता होती है। लेकिन जो इसमें क्या अवट शब्द, यहाँ अवट शब्द है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ शब्द भी लगा है, यहाँ सिर्फ भाषा का जिक्र नहीं है कि अवट भाषा, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ अवट भाषा का नहीं, अवट शब्द लिया है यहाँ, ठीक है। अवट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, तो अवट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर में मिलता है, ठीक है। आरंभिक हिंदी की ध्वनियाँ अधिकांशतः अपभ्रंश एवं अवट के ही समान है। यानी देखो जब आरंभिक की जो, यानी जब हिंदी की जो ध्वनियाँ बनी, अब क्या है, हर एक आप पढ़ते हो लिपि, तो लिपि जैसे आपने, अब ये आप बचपन से रटते हो, भाषा के लिखाई के चिन्हों को लिपि कहते हैं, भाषा के लिखाई के। अब क्या, मैं भी पहले ऐसा ही करती थी, मैं आपको क्या कहूँ, अभी मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ कि पढ़ाई कैसे की जाती है। मैं भी बचपन में ऐसे ही करती थी, आँख बंद बंद करके हम उसको रटते थे। अब ये नहीं, अब हमें पूछ समझाए
तो भाई ये देखेंगे आप, आरंभिक हिंदी अधिकांश अभ्र के समान ही थी। तो ये वर्ण बने, हर एक भाषा के अपने क्या है लिखाई के चिन्ह होते हैं, चाहे अंग्रेजी है तो उसकी रोमन लिपि में होते हैं, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, इनके देवनागरी, जैसे आपने पढ़ा है, जैसे हिंदी आपकी देवनागरी लिपि में, मराठी भी देवनागरी में है, तो ये क्या है जैसे अंग्रेजी आपकी रोमन लिपि में है। तो भाई कुछ तो चिन्ह होंगे ना भाई वैज्ञानिक भाषा देने के लिए। अब ये थोड़ी ना कि जो मन में आई वो लिख दिया, तो यही देने के लिए तो प्रारंभ में ऐसे लिखी गई थी। लेकिन जैसे ही मतलब कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ग्रामीण जो क्षेत्रीय भाषा होती है जैसे अवट है, तो देखिए बोल है, चख है, चित है, ये आगे ना जैसे हरियाणा में ये बोले जाते हैं, जैसे कित गए थोड़े ऐसे बने बोलते हैं, तो वो ही वाली है। तो ये मिलते जुलते थे, लेकिन क्या फिर इनका रूप बिगड़ता हुआ चला गया। तो एक बार भाई ये व्हीकल जा रहे हैं रोड पर, बड़े परेशान करे, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही, बार बार में रोकना पड़ रहा है। चलो और अब नहीं रोकेंगे। आरंभिक हिंदी की ध्वनियाँ अधिकांश अपभ्रंश तथा अवट के ही समान है। इसके स्वरों में ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आ मिलते हैं। ऐसे ए तथा औ अवट में भी है। इनका प्रयोग यहाँ आकर व्यापक हो गया, जैसे बोल है, चख है, चित है, खाव है, आवधि, मोर इत्यादि। ठीक है। पुरानी हिंदी के व्यंजन अवट के समान है। से का प्रयोग कम मिलता है, इसी पै के स्थान पर रखा जाता है। और वह डै दो व्यंजन विकसित हुए। ये कोई मतलब कि ऐसा ही याद रखना है, ये कि डै और जो अढै और अढै, ये आपके अढै है, अढै और अढै, ये क्या है, ये हिंदी के वर्ण है, याद रखना है। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए, इसमें सिर्फ ये बात ज़्यादा याद रखने की मैं बता देती हूँ कि कहाँ से प्रश्न बनेगा। तो ये हिंदी के वर्ण है, ये ना कि संस्कृत की, ये हमारी हिंदी ने विकसित किए। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। आरब हिंदी या पुरानी हिंदी के उदाहरण देखेंगे। अब यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है। जी मन पवन न संचरी, रवि शशि नाही पवेश, तही बट चित विषाम करू सरे के उए उवेश। जी मन पवन न संचरी, रवि शशि नहीं पवेश, तही बट चित विषाम करे सरे के अवेश। आपको पता है कि मैं सरल अर्थ नहीं बताती हूँ, लेकिन मैं आपको याद करवाने की ट्रिक जरूर बता देती हूँ। अब क्या है संचरे, अब ये इतनी बार पूछा गया, मतलब पता नहीं ये जो भी परीक्षा में उसको इतना क्यों अच्छा लगता है ये प्रश्न, लेकिन अब भी आप इसको गलत करोगे तो फिर अपना 1 नंबर खो दोगे। आप ध्यान रखना, ये मतलब इसको तो आप रट लेना। देखो संचरी, संचरी ऐसे पकड़ना है, यहाँ से संचरी और से संचरी और से सरपा। ठीक है, से संचरी से सरपा आप यहाँ से याद कर सकते हैं। एक कने कणजे मंत्र तय कणप्पा किए धरणी लई के लिए करता। अब देखो वहाँ मैंने आपको से वर्ण पकड़ाया था, और यहाँ एक जय की जय मंत्र नया तंत्र, ये तो यहाँ जय जो है इसको कैसे कह मैं आपको बता देती हूँ, ये कैसे कह कणप्पा, आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात ये है, जी ही तिसी तिसी तिमरी मिली आई, ती तिसी तिसी जाई मिली आई। तो ये क्या, जी ही दिसी दिसी तिमरी मिली आई, ती दिसी दिसी जाई मिली आई। अब क्या है देखो, इसका भी मैं आपको एक भाई इसने तो मुझे बहुत परेशान कर रखा है। तो दी तो देखो आपने देखा भाई, आज एक ट्रैक्टर वाला इधर उधर आ रहा है, वो बड़े वीडियो बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है उसकी। तो देखेंगे जी तीसी तीसी तिमी मिली आई, ती तीसी तीसी। अब देखो मिली आई, अब आप कहीं मिलने जाते हो, मान लीजिए आप में आपका सिलेक्शन हो गया और आपसे कोई मिलने आएगा, तो वो क्या लेकर आएगा भाई, पुष्प दंत यानी पुष्प लेकर आएगा, एक गुलदस्ता लेके आएगा आपको मुबारकबाद देने के लिए। मैं भी आऊँगी अगर आपका चयन होता है तो, और अगर क्या आपको लेना ही लेना है तो ठीक है। तो ये मिलने के लिए क्या है, पुष्प लेकर आते सभी, पुष्प दंत, तो मिली आई पुष्प दंत। ठीक है, तो चयन कर लेना है, मैं आपको आपसे खुद मिलने आऊँगी आपके घर पे फूलों का गुलदस्ता लेकर। ठीक है, तो ये आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, 1 मिनट आपको ज़रूर सुनना है, जाना नहीं है। देखो अगर आप कहो कि मैम नहीं हमें तो क्या है पूरा पाठ्यक्रम करवा दो, या फिर हमको प्रश्न उत्तर खेलना है, आपने यूट्यूब पे मैं देखती हूँ, और जहाँ वहाँ आपको मज़ा भी बड़ा आता है कि वही प्रश्न बार बार में करवाते रहते हैं 150, इससे आगे नहीं चलती वो।
बस 100 क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमते रहो, आप बड़े खुश होते हो, हाँ भाई इसका मुझे समझ में आता है। समझ में इसलिए आता है क्योंकि उसको तो आपको याद है। कुछ नया याद करने के लिए आपको दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ेगा, और आप कुछ नया देखोगे तो उसमें आप बोर भी होगे क्योंकि आपको दिमाग पर जोर भी डालना पड़ता है। तो अगर आप कहोगे नहीं हमें तो प्रश्न उत्तर खेलना है, तो मैं भी वही सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आऊँगी। अगर आओ नहीं मैम क्रमबद्धता से पाठ्यक्रम चाहिए या ऐसे ही कंटिन्यू चलती, तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू चलने दूंगी, पूरा पाठ्यक्रम निःशुल्क करवा दूंगी। लेकिन ये है कि आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, यानी पीडीएफ चाहिए, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके, चाहे यूजीसी नेट का ऑब्जेक्टिव पेपर है या हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का सब्जेक्टिव पेपर है, मतलब कि आपकी ये है आपकी जो क्लास है, यानी नेट ऑब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव पेपर और इंटरव्यू, ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की इतनी बड़ी जॉब के लिए सिर्फ मात्र और मात्र 1499 में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं मैसेज करके। दूसरी बात, आपको टीजीटी पीजीटी के चाहिए, आल टीजीटी पीजीटी के, तो इसी नंबर पर मिलेंगे और मात्र 999 रुपये की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पैसे देकर तैयारी नहीं करना चाहते तो निःशुल्क करते रहिए। आप इसे लिख भी सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको ज़बरदस्ती कर रही हूँ, आपको समझ में आए तो ले लेना, नहीं तो आप निःशुल्क तैयारी करते रहना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, घंटे के निशान को दबा देना और आल के बटन को भी क्लिक कर देना है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएंगे, और जो भी मेरी वीडियो देखेगा उसको चैन लेना है, क्योंकि इसको पता है मैं इतनी तो स्वार्थी हूँ भाई, मैं चाहती हूँ सबका सिलेक्शन हो जाए, और मैं आपके साथ वीडियो बनाने के लिए बड़ी उतावली हो रही हूँ, बेताब हूँ कि जल्दी से आपका चयन हो और मुझे मैसेज करके बताओ कि मैम आप मेरा सिलेक्शन हो गया, और फिर मैं आपको यूट्यूब पर लेकर आऊँ, ठीक है। मैं बिल्कुल ये नहीं कि बिल्कुल मैं निस्वार्थी हूँ, ऐसा नहीं है, मैं थोड़ी सी स्वार्थी भी हूँ, क्योंकि थोड़ी सी स्वार्थी इसलिए हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइब हैं, मेरे परिवार के सदस्य सभी का चयन हो जाए, ठीक है। इतना स्वार्थ मैं ज़रूर चाहती हूँ आपसे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए, और जय हिंद जय भारत।